साइकिक सर्जरी का एक रिवीजन करेंगे। पहले थोड़ा थियोरेटिकल देखेंगे, फिर हम एक्यूटमेंट करेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। साइकिक सर्जरी हमारे लिए एज अ मेडिकल पर्सन हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, बिकॉज जो मिरेकल्स हम एलोपैथी में दिखाते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू सर्जरी, वही स्पिरिचुअलिटी में ये एक ही सिस्टम है जहाँ पे हम इक्विवेलेंटली मिरेकल दिखा सकते हैं। क्योंकि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, एलोपैथी में हमें क्विक रिजल्ट चाहिए रहता है। तो काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में इसलिए नहीं आते क्योंकि स्लो रिजल्ट होता है। आप प्राणी हीलिंग देखो, रेकी देखो, या योगा देखो, मेडिटेशन देखो, बहुत स्लो प्रोसेस है। उसमें वैसा होता है कि स्लोली आपकी जो बीटा फ्रीक्वेंसी होती है उसको धीरे धीरे चेंज करके अल्फा में लेके जाते हैं। अल्फा में काफ़ी टाइम तक अगर आप सस्टेन रहोगे, बाद में जाके वो डेल्टा में जाती है और थीटा में जाती है, और थीटा में जाने के बाद वो एक्चुअली चेंज होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय तक मेडिटेशन नहीं कर पाते, ज़्यादा समय तक लोग हीलिंग नहीं कर पाते, ज़्यादा समय तक लोग योगा नहीं कर पाते, क्योंकि फिर बाद में वो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट बोलते हैं उसको, कि 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक करो, तब जाके थोड़ा बहुत आपके अंदर चेंजेस आएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने रामदेव बाबा को देखा है सबने। उनको एक छोटी सी बीमारी है जिसको हम मेडिकली स्टोसिस कहते हैं। स्टोसिस पता है किसी को? स्टोसिस मतलब कि आंख ब्लिंक करना, इसको स्टोसिस बोलते हैं। अब ये बीमारी माइंड लेवल की होती है। जब आदमी कोई भी चीज ओवर करता है ना, सलमान खान को भी अभी फेशियल पाल्सी हुआ 2 साल पहले, तो कोई भी चीज हम ओवर स्ट्रेस करते हैं तब जाके ये बॉडी के कुछ मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो वो इतना योगा करने के बाद भी वो अपना स्टोसिस को कंट्रोल नहीं कर पाते। समझ में कि राइट? तो ये सारी बीमारियां क्यों होती है, ये आज हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे तो हमको समझ में आएगा कि साइकिक सर्जरी करना क्यों। ओके राइट? बहुत कुछ हमने पहले से ही बेसिक लेक्चर्स में समझ लिया था, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन एक आपको मैं रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी है ना, सिर्फ 2 सिस्टम से कंट्रोल होती है। आपको पता है हमारी बॉडी 2 सिस्टम से कैसे कंट्रोल होती है? विच आर द 2 सिस्टम? आपके बॉडी में कुछ भी चेंज लाना है तो 2 ही तरीके हैं आपके पास। एक तरीका होता है माइंड का, थॉट का। सेकंड तरीका होता है ब्रेथ का, सांसों का। ज़्यादा करके हमारी ईस्टर्न साइंस है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, वो ब्रेथ के कंट्रोल के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करती है। लंबी गहरी सांस लो, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, अनुलोम करो, ये सब ब्रेथ के टेक्निक। हमारी वेस्टर्न साइंस जितनी भी है वो सारी साइंस एफर्मेशन बेस्ड, थॉट बेस्ड साइंस है। अपने विचारों को बदलो, अपने इमोशंस को बदलो। अगर मुझे लगता है हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको हम साइकिक सर्जरी कह पाते हैं, राइट? लेकिन साइकिक सर्जरी इन दोनों के ऊपर काम करता है, क्योंकि साइकिक सर्जरी उससे जो ऊर्जा निर्माण होती है उस पर काम करती है, सिर्फ थॉट और ब्रेथ पे काम नहीं करती है। डिफरेंस समझ में आया? विचारों को बदलने में बहुत समय जाता है, ब्रेथ को लंबी करने में भी बहुत समय जाता है आपका। आप 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हो, और आपको वो बोलते हैं जब 8 से 10 बार सांस लोगे पर मिनट, तब जाके आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आप कॉन्शियसली तो ले लोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर के बाद फिर सबकॉन्शियसली आप 15-20 बार, 15-16 बार ही ब्रेथ लोगे। दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। थॉट को भी कुछ समय तक आप पॉजिटिव कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन किसी ने आपको चिल्लाया, किसी ने आपके अगेंस्ट में बोल दिया, आपके भावना को ठेस पहुंचा दिया, फिर से आपके वो पॉजिटिव एफर्मेशन बेकार चले जाते, फिर से आप नेगेटिव ओरिएंटेशन में आ जाते हो। समझ में कि नहीं? तो ये दोनों जो सिस्टम थी कि थॉट को बदलना या ब्रेथ को बदलना, ये बहुत फिर से एक एलोंगेटेड प्रोसीजर है। जैसे हम लोग इस सिस्टम में आपको बताते हैं कि इस सिस्टम में जितने भी हमारे ब्रेन में अनवांटेड थॉट्स क्रिएट होते हैं या शॉर्ट टर्म ब्रेथ के वजह से जो इश्यू क्रिएट होते हैं,
वो हमारी ब्रेन के अंदर की एरियाज को डैमेज करते हैं। आपने वो देखा है एग किस में रखते? एग को किस में रखते हैं? ट्रे होता है ना, तो ट्रे में कितने सारे स्पेस होते हैं जहाँ पे एक एक एग को रखा जाता है, 1 डजन 2 डजन ऐसा एक ट्रे होता है। जैसे हम फ्रिज में बर्फ भी रखते हैं ट्रे में, तो कितना सारा ये पार्टीशंस होते हैं। तो ब्रेन में भी 72 पार्टीशंस होते हैं। एक पार्टीशन किडनी को कंट्रोल करता है, एक लिवर को कंट्रोल करता है, हार्ट को, एक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, एक डायबिटीज को कंट्रोल करता है, एक किडनी को कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे एरियाज है यहाँ पे। अब वो थॉट, इमोशन, रॉन्ग ब्रेथ, जो भी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, वो कौन से जगह पे जाके रिसाइड करती है, उस हिसाब से उस सिस्टम को डैमेज करता है। अब वो तो फाइंड करना डिफिकल्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 72 एरियाज है, इतने एरियाज पता नहीं है कि आपके अंदर किसी के लिए जेलसी आई, वो कहाँ पे रिसाइड होगी, किसी के लिए आपको हेट्रेड हुआ, वो कहाँ पे जाके रिसाइड होगी, ये तो पता नहीं चलता। जैसे आप फूड खाते हो, फूड खाने के बाद आपको नहीं पता चलता है कि आपका खाना पेट में जाने के बाद जब डाइजेशन होता है फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई नहीं बता सकता। ये कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हो सकता है कि आपने जो कुछ पित्त प्रकृति खाना खाया है वो किडनी में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि किडनी को फिल्ट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा उसको, तब जाके आपका यूरिन में बर्निंग नहीं होगा। क्योंकि जब तक अनवांटेड सब्सटेंस फिल्ट्रेशन नहीं होता, प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, बॉडी में वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन जमा करते रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। इसलिए हमारे बॉडी में सिर्फ 4 जगह है जहाँ से हम उस चीज को प्यूरिफिकेशन करते हैं। नॉर्मली 4 जगह मेल के लिए। एक होता है ब्रेथ, सांस, जहाँ से हम कार्बन निकालते हैं। दूसरा होता है यूरिन, तीसरा होता है स्टूल, एंड चौथा होता है स्वेटिंग। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल का एक एक्स्ट्रा गेटवे होता है। तो ये 4-5 जगह ऐसी होती है जहाँ से टॉक्सिन्स निकाला जाता है। अनफॉर्चुनेटली टॉक्सिन्स कभी इतने बढ़ जाते हैं वो निकाल नहीं पाते, तो वो सारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि 1/3 ऑफ द ब्लड हमारा बॉडी में ब्रेन में ही होता है। तो 1/3 ऑफ द कचरा ब्रेन में ही होता है। मतलब 70% ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है, 4.5 लीटर का जो खून है, उसमें 70% ब्लड यहीं पे घूमते रहता है बेचारा। तो उस ब्लड में एसिड है, गैस है, या उसमें जो भी इमोशंस है, अनवांटेड थॉट्स है, या जो भी अनवांटेड आपके कार्मिक पार्टिकल्स है, जो भी है, ये सारे यहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं। और इसी के ऊपर कैलिफोर्निया वाले ने रिसर्च किया कि दिन में 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 90% नेगेटिव होते हैं। अब वो 90% नेगेटिव आपके कॉन्शियस थॉट्स नहीं होते, आपके वो सबकॉन्शियस थॉट होते जो वो अनवांटेड केमिकल्स के वजह से बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। कोई मदर इन लॉ के बारे में बुरा सोचता है 24 आवर्स, कोई फादर इन लॉ के बारे में सोचता है, कोई सिस्टर इन लॉ के बारे में सोचता है, कोई हस्बैंड के बारे में, कोई नेबर के बारे में, कोई रिलेटिव के बारे में। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं और एक्सपीरियंस को जो आपने ब्रेन में स्टोर करके रखा है, तो वो रोज इंपल्सेस क्रिएट करते हैं, रोज तरंगे क्रिएट करते हैं। समझ में ना? आप कॉन्शियसली भूल भी गए कि हाँ मेरा उसके साथ 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, झगड़ा हुआ था, भूल भी गए हो। सबकॉन्शियसली जो एक अनुभव लिया है ना, वो इंपल्सेस ऐसे तरंगे छोड़ते रहते हैं, तरंगे छोड़ते रहते हैं। तो ये जो सारी वायर लगाई है ना, इतने सारे 72 एरियाज में वायर्स लगाई है, उस वायर्स को है ना, इन्होंने क्या किया था कि वो साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन वाले ने, उन्होंने वायर को है ना अलग अलग जो किडनी की जो टेस्ट होती है ना, क्रिएटिनिन की टेस्ट होती है, या कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट होती है, या बाइल की टेस्ट होती है, उन सारे वायर्स को उन्होंने उस केमिकल्स को कनेक्शन में लगाया और उनको पता चला कि कौन सा केमिकल्स का क्रिएटिनिन किस में बढ़ता है, किस में, तो उसमें समझ में आता है कि कौन से थॉट्स, इमोशंस इसमें ये समझ में आया कि ग्रीफ के वजह से, मतलब लंग्स जो डैमेज हुआ है वो किस चीज के वजह से डैमेज हुआ है, लिवर किस चीज के वजह से डैमेज हुआ है, स्टमक किस चीज के वजह से डैमेज हुआ है। मतलब ये कितना इन्होंने डीप स्टडी किया होगा कि इनका डायबिटीज क्यों बढ़ा, कौन से इसके वजह से बढ़ा। मतलब जिसको ईगो होता है, जिसको एंगर होता है, जिसको
जेलसी होती है, उसका पेनक्रियास डैमेज होता है, उसका इंसुलिन सिक्रीशन डैमेज होता है। समझ में? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री वालों को तो पूरा देखो थॉट पे ही रिसर्च करना था। ये तो हम योगी वाले इंडियन या ईस्टर्न कंट्री वाले ब्रेथ के ऊपर सारा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि आपकी सांसों को कंट्रोल करो, गहरी सांसें लो, उसमें आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पूरी योगा प्राणायाम अगर आप देखोगे, मेडिटेशन, विपश्यना, सुदर्शन क्रिया, राजयोग मेडिटेशन, जितने भी मेडिटेशन है ओशो के हैं, ये सारे ब्रेथ के ऊपर ही चलते हैं। ओशो ही एक पहला आदमी था इस इंडिया में कि जिसने थॉट और ब्रेथ को कंबाइनली मेडिटेशंस की टेक्निक बनाई, जो आपने डायनेमिक किया है, जो भी पंचीनिंग आया है, सबको पता है। तो इसलिए हमने वो जो कॉम्बिनेशन इंटीग्रेटेड वाले हैं ना, उस चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ द साइंस रिजल्ट जल्दी देता है। दो साइंस को कंबाइन करते तो रिजल्ट जल्दी मिलता है। अब वही डायनेमिक के टाइम पे आपने डाइकोमियो का सिंबल यूज किया या करुणानिधि के सिंबल यूज किया तो और भी ज्यादा उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब ये था, ये बहुत सारा आपको पीपीटी तो चाहे बाद में दे दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये फियर है। अभी देखो, अब मुझे ये बताइए कि फियर से हार्ट अटैक क्यों क्रिएट होता है? हार्ट में प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो में ये होता है। वो तो यहाँ पे लोकल एरिया का इशू हुआ, समझ में कि नहीं? फियर है ना, रूट चक्र का इशू है, और रूट चक्र में ही ब्लड फॉर्मेशन होता है। जहां फियर है वहां पे ब्लड की इश्यूज होते हैं, जहां इनसिक्योरिटी है वहां वाटर का इशू होता है, जहां पे जेलसी है वहां पे बाइल कंडक्शन का प्रॉब्लम होता है, वहां पे डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। वो मणिपुर चक्र हो गया, समझ में कि नहीं? सरफेस से ही। हाँ देखो, रूट चक्र है ना, रूट चक्र क्या है? बॉडी का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्लड, बोन, आईज, डेंटल रीजन एंड स्किन, ये 5 चीज हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड रहते हैं। तो रूट चक्र में जब भी इश्यू होगा, सबसे पहले तो फियर क्रिएट होगा, डर के। इसलिए एनिमल्स में डर ज्यादा होता है, समझ में कि नहीं? आप बच्चों में देखो थोड़ा डर ज्यादा रहता है, तुरंत कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, क्योंकि एनिमल इंस्टिंक्ट है, रूट चक्र। अभी अभी जस्ट बॉर्न हुए ना वो लोग, बॉर्न हुए ना, तो अभी अभी क्या है, उन लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ। एक बोलते हैं ना, एक फिजिकल डेवलपमेंट बोलो या एनर्जी का डेवलपमेंट अभी तक इतना नहीं हुआ है, इसलिए छोटे छोटे चीज से डरते हैं। तो जिनको फियर होता है, फियर वालों को ना ब्लड का प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है, इसलिए उसमें ब्लड क्लॉट भी जल्दी होते हैं, ब्लड प्रेशर भी जल्दी हो जाता है, समझ में नहीं? तो ये रूट चक्र का ही इश्यू है। और ओल्ड एज में अगर आप देखोगे कि ओल्ड एज में नॉर्मली फियर बढ़ जाता है, फियर इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि कमाते नहीं हैं, फिर फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होते उनके, तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि पंपिंग एक्शन कम हो जाता है उनका। हार्ट का पंपिंग एक्शन कब होता है? जब आपका मोबिलाइजेशन होता है, आप कंटिन्यूस एक मूवमेंट में हो ना, तो आपको नहीं होगा। जहाँ पे आपका फिजिकल मूवमेंट कम हो गया, वहाँ पे हार्ट की एक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि हार्ट ब्रेन दोनों कनेक्टेड है। थॉट्स वही के वही सोचोगे, बॉडी रेस्ट्रिक्शन में आएगी, बॉडी रेस्ट्रिक्शन में आएगी, हार्ट रेस्ट्रिक्शन में आता है। ये एक साइकिल है, एक ट्रायंगल है, समझ में कि नहीं? जितना यहाँ पे मूवमेंट्स चलते रहेंगे, ब्रेन के थॉट्स चलते रहेंगे, तब तक फिजिकल बॉडी भी चलती रहेगी। जहाँ फिजिकल बॉडी अटक गई, वहाँ बेचारा हार्ट के एक्टिविटीज भी अटक जाएंगे। कनेक्टेड है, सारा कनेक्शन है यहाँ पे देखो। इसलिए फॉरेन में लोगों को है ना आर्थराइटिस बोलो, पैरालिसिस बोलो, बहुत कम होता है, क्योंकि ओल्ड एज तक ना वो लोग काम करते रहते हैं, उनका दिमाग चलते रहता है। अपने इंडिया में कैसे 55-60 के बाद लोग रिटायर जल्दी हो जाते हैं, तो इसका एक्टिविटी कम हो गया, इसका कम हो गया, थॉट्स का कम हो गया, तो फिजिकल का कम हो गया, फिजिकल का कम हो गया, तो अटैक्स के चांसेस इंडिया में ज़्यादा है। फॉरेन में अटैक्स आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा होता है। इंडिया बेस्ड में जो होता है ये फियर की वजह से ज़्यादा होता है। देखो कॉज अलग है, डिजीज दोनों सेम मैनिफेस्टेशन होता है एंड में, लेकिन दोनों का कॉज अलग होता है। राइट? हम बोलते हैं ना, अभी सपोज अफ्रीका है, वहाँ के लोग खून के प्यासे हैं। क्यों खून के प्यासे? क्योंकि रूट चक्र में फियर बहुत है। अभी अभी जस्ट एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आए हैं, तो एनिमल को कैसा फियर होता है? थोड़ा भी आवाज होता है, हिरण इधर उधर भागता है,
कछुआ इधर उधर भागता है, कुत्ता भाग जाता है, थोड़ा भी आप आवाज करो। तो वही इंसान में भी है ना, रूट चक्र में एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा है। जिसका रूट चक्र ज्यादा डोमिनेटिंग है ना, उसमें फियर ज्यादा होता है। आदमी जितना ज्यादा पैसा कमाता है ना रूट चक्र से, उतना उसको खोने का फियर भी ज्यादा होता है। साला कोई पैसा ले जाएगा तो, कोई उल्लू बना देगा तो, उसको सर्वेंट से भी फियर रहेगा, उसको वॉचमैन से भी फियर रहेगा, घर के जो कुक रहेगा उससे भी फियर रहेगा, उसके दुकान के आदमी से फियर ज्यादा होगा, क्योंकि पैसा ज्यादा कमा रहे, फियर बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में है कि नहीं? मतलब पोलैरिटी की एनर्जी ना हमेशा वही ज्यादा होती है, दोनों एक्सट्रीम्स की एनर्जी एक ही चक्र में रहती है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये सारा जो रिसर्च हुआ है, अब यहाँ देखो स्ट्रेस लेवल से चेस्ट पेन होता है, स्ट्रेस से बीटा फ्रीक्वेंसी में हम आते हैं, बीटा फ्रीक्वेंसी से आपका ब्रेथ फास्ट हो जाता है। ब्रेथ फास्ट होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कम समय तक शरीर में रहता है और कार्बन ज्यादा समय तक रहता है। अब बॉम्बे में आप देखो कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है, सुबह भाग दौड़ के वो लोग बेचारे ट्रेन पकड़ते, फिर फटाफट ऑफिस जाते, ऑफिस में दिन भर काम करते, फिर फटाफट ट्रेन पकड़ते, 2-2, 3-3 मिनट का डिफरेंस भी देखेंगे तो जल्दी ट्रेन पकड़ के घर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, सोएंगे, थोड़ा टीवी, फिर दूसरे दिन से, मतलब ये स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। तो कार्बन कम रहता है बॉडी में, कार्बन ज्यादा रहेगा तो फिर से ब्रेन डैमेज ज्यादा होता है, ब्रेन डैमेज हुआ तो बॉडी डैमेज हो गई। इसलिए आप देखो जो लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, माथेरान, लोनावाला, पंचगी, ऐसे टाइम पे उनको अच्छा क्यों लगता है, स्ट्रेस कम है और उस जगह पे ऑक्सीजन ज्यादा है, बराबर है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो आदमी का माइंड रिलैक्स होता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। समझ में? ये सिस्टम पहले इसका कॉज समझ लो, सिर्फ साइकिल सर्जरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि क्रिएट कैसे हो रहा है ना, करने को भी मजा नहीं आएगा आपको, नहीं तो आपका मैकेनिकल सर्जरी होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्रिएट, क्योंकि कॉज तो कॉन्शियसनेस से निकलता है, कॉन्शियसनेस तो आपको डालना पड़ेगा, अरे मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मुझे ब्लड प्रेशर क्यों है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, मेरा डायबिटीज क्यों, पहले ये तो समझना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, अभी अल्सर है, वरीज, वरीज क्या करता है कि हमारा जो स्टमक का डाइजेशन का जो कंट्रोलिंग एरिया है ना, उसमें बार चिंता करता है, चिंता करने से जो अपना बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर है ना, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से अंदर जो बाइल सिक्रीशन होता है, जो पाचन रस जिसको हम बोलते हैं, वो कम हो जाता है, जल जाता है वो। तो अभी आपने खाना खाया, 15-20 मिनट के बाद वो बाइल डक्ट में से रस आता है, तो डाइजेशन डिले हो जाता है। तो तब तक क्या करता है, वो खाना है ना जल जाता है, क्योंकि बाइल आके उसको तुरंत डाइजेशन करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका वो लोहा होता है ना, आप गर्म करते हो और ठंडा होने के बाद हाथ लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं, तुरंत गर्म है तपेला और आपने हाथ लगाया तो आपको चटका लग जाएगा। तो फूड में एसिड होता है, और एसिड जब अंदर जाता है और बाइल नहीं आता है, बाइल में अल्कलाइन होता है, तो एसिड को तुरंत अल्कलाइन मिला तो न्यूट्रलाइज होता है। यहाँ पे जो टाइम लैग होता है ना, फेज लैग जिसको बोलते हैं, कि फूड आ गया, 15-20 मिनट तक बाइल बेचारा आया ही नहीं, तो तब तक वो एसिड बनता है, और एसिड ज्यादा समय तक बनेगा तो अल्सर बन जाते हैं, और अल्सर ज्यादा समय तक रहेगा तो कैंसर बन जाते हैं। तो पहले एसिड बना, एसिडिटी नॉर्मली रहती है, दैट इज फंक्शनल डिस्टर्बेंस, अल्सरेशन हुआ दैट इज पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कैंसर हुआ दैट इज स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस। मतलब एक के बाद एक देखो कैसे सिस्टम एक्टिवेट होती है। बाइल रिलीज कहाँ से होता है? बाइल गॉल ब्लैडर से है कि नहीं? तो गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय की थैली है, इसलिए महिलाओं का वजन क्यों बढ़ता है, क्योंकि उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है और इमोशंस ज्यादा होते हैं और वरीज ज्यादा होती है। महिलाओं में चिंता ज्यादा होती है, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चे बड़े कैसे होंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, समझ में? वरीज ज्यादा होती है, चिंता ज्यादा करते हैं। चिंता करने से उनका एसिड कम होता है, मतलब पित्त बढ़ता है, उनका गैस्ट्रिक जूस कम हो जाता है, तो उसके वजह से उनको गैस एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहता है, क्योंकि फैट को जलाने वाला जो डाइजेस्ट करने वाला जो गैस्ट्रिक जूस होता है वही कम हो गया ना। खाने में जो भी फैट होता है वो डाइजेस्ट हुआ तो वजन बढ़ता नहीं, लेकिन खाने का जो फूड है वो इतना मात्रा में है और गैस्ट्रिक जूस इतना है,
20-30% ये, तो जो एक्सेस फूड बचा उसका कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। सेम थिंग जो आदमी अल्कोहल पीता है, जो आदमी दारू पीते हैं, उनका अल्कोहल में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। अब इतना कोलेस्ट्रॉल के लिए इतना पित्ताशय के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस भी तो चाहिए ना, बाइल फ्लूइड भी तो चाहिए ना, अब उतना नहीं है। तो रोज का रोज 2%, 5%, 15% कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा, फिर सिरोसिस ऑफ लिवर होएगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा लिवर में। मतलब बॉडी की सिस्टम ना ऐसे ही रातों रात डैमेज नहीं होती, उसके पीछे कितने सारे एक के बाद कारण रहते हैं। तो कारण पहले हम समझेंगे तो बेटर है, समझ में है कि नहीं? तो जितनी वरीज कम करोगे ना, उतना आपका डाइजेशन इजी हो जाएगा। वरीज से क्या होता है कि जो अपने अंदर जो स्टमक है ना, ओजड़ी जिसको बोलते हैं ना, आंतड़ी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि फूड स्टक हो जाता है बहुत समय तक, और स्टक होने की वजह से ज्यादा एसिड अगर पेट के अंदर आ तो अल्सर हो जाता है। फूड तुरंत डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। इसलिए जो जैनिज्म में ये सिस्टम लाई थी महावीर ने कि भाई आप सूर्यास्त के पहले खा लो, क्योंकि जब सन है, सोलर है, तब तक आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इजी हो जाएगा, तो फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा। सनसेट के बाद जब सोलर एनर्जी कम होती है तो अंदर की सोलर प्लेक्सस को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि खाना फायर से आया है, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अंदर की फायर यूज होती है। अगर आपको सोलर एनर्जी नहीं मिली तो अंदर की फायर यूज होती है। समझ में? देखो कितना ये साइंटिफिक है। तो अगर हम सूर्यास्त के पहले खा लेंगे या हम डिनर लाइट करेंगे तो बेटर है, क्योंकि खाने के बाद हम सो जाएंगे और वो पचेगा नहीं, तो पूरी रात वो पित्त और गैस बनते जाएगा, पूरी रात भर आपको वो तकलीफ देते रहेगा। आपको फिर सपने आएंगे, क्योंकि जैसा गैस बनता है, एसिड बनता है, ब्रेन में जाता है, उसका जो पीएच लेवल है जो 7.4 चाहिए वो बिगड़ जाता है, तो सपने आना शुरू होते हैं। किसी को सांप दिखाई देगा, किसी को क्या दिखाई, किसी को भूत दिखाई देगा, किसी को क्यों? क्योंकि ये अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस है जो अंदर डंप करके रखे हैं, कोई ना कोई उसको ट्रिगर करने वाला चाहिए, और रात को ट्रिगर होगा, क्योंकि रात को सबकॉन्शियस ओपन होता है, कॉन्शियस शांत हो जाता है। समझ में? इसलिए आप देखना महिलाओं को सपने ज्यादा आते हैं, मेल्स को कम आते हैं, राइट? तो इसका रीजन ही ये है। तो हर एक के पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अगर बच्चे किसी की एज अगर आप देखो ना, तो बचपन में हमको कफ ज्यादा होता है, एडल्ट एज में पित्त ज्यादा होता है, और बुढ़ापे में वात ज्यादा होता है। मतलब पहले ऊपर के चक्र डैमेज होते हैं बचपन में, लंग्स और थ्रोट का, तो कफ कोल्ड हो जाता है। फिर ये डैमेज होता है, तब उसको पित्त हो जाता है, और ओल्ड एज में रूट चक्र, सैक्रल चक्र डैमेज होते हैं, तो अर्थराइटिस या ऐसा इशू क्रिएट होता है ना, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, ये सब होता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी नीचे 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 डिपॉजिट होते होते जैसे जहां जहां जाएगी ना, वहां उसको डैमेज करते हुए नीचे जाएगी, राइट? तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि मेडिटेशन में या हीलिंग में हम नीचे के चक्र को चार्ज करते 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 ऊपर जाएंगे, तो फिर से वो डैमेज को क्लियर करते जाएंगे हम लोग। तो जितना आप चक्रों को क्लियर करोगे, आपकी सिस्टम भी क्लियर होते जाएगी, क्योंकि अपना ये पूरा जो चक्र का सिस्टम है वो ऐसे एक एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारे थॉट जैसे कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वैसे जॉइंट्स भी कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, रूट चक्र मसल्स और बोन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ब्लड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। रूट चक्र जितना जाम होते जाएगा, बॉडी इतनी कंस्ट्रिक्ट होते जाएगी। रूट चक्र को फ्री करोगे, जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। आपका स्पाइनल कॉर्ड भी है ना, करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, ये भी सारा रूट चक्र से कनेक्टेड है। जिसका भी स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू है, उसको अगर रूट चक्रों को हील किया या उधर साइकिक सर्जरी का ये कर लिया, तो उसका सारा बॉडी मूवमेंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रामदेव बाबा ये जितना भी योगा कराते हैं ना, वो नॉर्मली वो लोअर चक्र के लिए ही कराते हैं, ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल हो। जितना आपकी देखो ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ना, अभी मेरा हाथ देखो ऐसे घूम रहा है, आपका देखो घूमता है, नहीं घूमता है। इसलिए मैं इतनी ट्रैवलिंग कर सकता हूँ।
इतना मेरे मूवमेंट्स है, राइट। हम ट्रैवलिंग के लिए डरते हैं क्योंकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। थोड़े कहीं गए थक गए, अरे बाप रे अभी तो 2 दिन आराम करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं निकलेंगे। एक दिन बॉम्बे जाते या किधर जाते, लोनावाला किधर जाते, 2-3 दिन तो घर पे फिर आराम करेंगे, सो जाते हैं। क्योंकि ये फिर फ्यूचर में डिजीज क्रिएट होगा आपका। माइंड फ्री, बॉडी फ्री। माइंड में जितना तनाव स्ट्रेस कम रहेगा, जितना इमोशंस कम होगा, बॉडी इतनी फ्री। क्योंकि माइंड में जैसे मैंने बताया 70% एनर्जी कंजम्पशन होता है ब्लड का, उसको आपने पकड़ के रखा तो बेचारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो कोई ना कोई सिस्टम तो आपकी डैमेज होगी ना, राइट। सो ये सारा खेल उसी का है। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ, वो हमारे बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। मैं अगर किसी को डोमिनेट करूंगा, किसी की निंदा करूंगा, तो मेरे अंदर भी इशू क्रिएट होगा। क्योंकि जितने मैं दूसरे लोगों को डोमिनेट करता हूँ, डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे की फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और आप किसी को रोकते हो ना, आपके हार्ट में भी वो रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। समझ में कि नहीं? जितना हम दूसरे को दबाएंगे ना, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, जितना उनकी फ्रीडम में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, हमारा हार्ट भी है ना इतना रेस्ट्रिक्टेडली चलता है। इसलिए आप देखो मल्टी मिलियनर लोग जो करोड़पति अब्जोपति है, वो ज्यादा करके व्हीलचेयर पे ही होते हैं। क्योंकि उन्होंने कितने लोगों को डोमिनेट किया होगा। या बड़े बड़े गुरु भी देखो, मैं अगर आप स्वामी नारायण टेम्पल में जाओ, आधा से ज्यादा स्वामी लोग व्हीलचेयर पे ही आते हैं। मैं जब भी दर्शन करने जाता हूँ तो मेन स्वामी रहते हैं, वो बेचारे व्हीलचेयर पे ही आते हैं। क्योंकि रिलीजियस गुरु जो जितने बड़े होते हैं, या पैसे में जितने आदमी बड़ा होता है ना, उतना ज्यादा लोगों को डोमिनेट करता है। जितना आपने लोगों को फ्रीडम दिया, इसलिए बच्चे लोग देखो बहुत फ्रीडम में रहते हैं, जैसे भी खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, उनको कोई नहीं। लेकिन हम उनको जितना रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे ना, धीरे धीरे उनका भी मोबिलाइजेशन कम होगा, और हमारा भी इतना डोमिनेटिंग फीडबैक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है ना। इसलिए अगर हम बच्चे को सपोज स्पोर्ट्स में ज़्यादा डालते हैं, तो उनका एक्टिविटीज, उनका हेल्थ अच्छा रहता है। क्रिकेट में जाओ, फुटबॉल में जाओ, किस में भी जाओ। तो इसी तरह से किसी को रेस्ट्रिक्शंस या किसी को नीचा नहीं दिखाना है। जितना हमारा होप चला जाता है लाइफ का, कि अरे जिंदगी बेकार है, जिंदगी जीने के लायक नहीं है, ऐसा जितना भी हम बोलते हैं, धीरे धीरे डीपर लेवल ऑफ द डिजीज क्रिएट होता है, विच इज कॉल्ड कैंसर। जब आदमी को जीने की चाहत ही चली जाती है ना, स्पेसिफिकली अगर आप फिल्म स्टार्स को देखो, जो बहुत साल तक उनको काम नहीं मिलता है ना, तो उनकी लाइफ होपलेस हो जाती है। मनोज कुमार को कैंसर है, राजेश खन्ना कैंसर से मर गए, सुजीत कुमार कैंसर से मर गए, फिरोज खान कैंसर से मर गए। ये सारे लोग हैं ना, उन्होंने जिंदगी का होप छोड़ दिया। बिकॉज एक टाइम पे उनकी एनर्जी हाई थी, उनकी डिमांड हाई थी। उनकी एनर्जी लो गई, उनकी डिमांड लो हो गई, उनको उनकी लाइफ होपलेस लगने लगी। समझ में, राइट? तो कभी लाइफ में होप नहीं छोड़ना चाहिए। जितने आप एकदम चेयरफुल रहोगे और जितनी आपको लाइफ में उत्सुकता, एंथुसियाज्म लगेगा, उतना आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी। हमने जब पहली बार कैंसर का कैंप किया था पंचगिनी में 93 में, तो 60 पेशेंट को जब हम लेके गए तो मैक्सिमम पेशेंट होपलेस कंडीशन में ही थे। क्योंकि एक तो डॉक्टर ने भी बता दिया तुम्हारी बीमारी ऐसी है, और उसके पहले भी उनकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी। मतलब आपके माइंड में जितने डिप्रेशनल है, जितने डेडली थॉट्स है ना, उतनी डेडली डिजीज होती है आपके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइंड ज्यादा डिप्रेस्ड रहेगा, बॉडी ज्यादा डिजीज क्रिएट करेगी। माइंड में जितना होपलेस रहेगा, होपलेस मतलब जिंदगी की चाहत चली जाएगी, तो मरने वाली बीमारियां क्रिएट होगी, जिसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। समझ में, राइट? सो यहाँ डायरेक्टली ये सब प्रोपोर्शनल रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो नेगेटिव थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स एक तीर के जैसे होता है। तीर को अगर आपने रामायण महाभारत में देखा रहेगा कि बार बार तीर छोड़ते थे, एक की 10 तीर छोड़ते थे। तो जितना ज्यादा तीर छोड़ते तो उतना डैमेज ज्यादा होता है। ब्रेन में, माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स करोगे तो वेसल्स डैमेज होते हैं, ब्लड क्लॉट होता है वहां पे, तो पैरालिसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं।
इसलिए ज़्यादा मैंने कहा ना पैसे वाले लोगों को क्यों ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस क्यों होता है, क्योंकि एक ही नेगेटिव थॉट्स है ना उनको इरिटेट करता है। फॉर एग्जांपल उनके प्रॉपर्टी का कहीं पे केस चल रहा है, या उनके कोई यूनियन की स्ट्राइक चल रही है, या उनका प्रोडक्शन कम हो गया, या उनका सेल्स मार्केटिंग कोई डैमेज हो गया है, तो वही थॉट्स चलते 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 फिर उनका वो वेसल्स डैमेज करता है। इसको हम लोग है ना मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोक्लेरोसिस बोलते हैं। एथेरोक्लेरोसिस का मतलब है